आपके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तो उसमें लेडी सिंघम के नाम से आपको काफी प्रचलित किया गया है जी। मुजफ्फरपुर में। क्या है उसकी स्टोरी? सांत्वना जी हैं, ये अब तक शादी नहीं की है। तो उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन फायरिंग के बेसिस पे हुआ था। हम बिहार के बेस्ट फायरर थे। ओके। जो सबसे बड़ा बदलाव आपको बताएंगे क्राइम में, अपराध में जो हुआ है कि पहले आप सुनते थे रेप को एक आदमी करता था, तो हम लोगों ने समझिए तो लाश, कभी लाश उखाड़ा, कभी जलता हुआ लाश को पकड़े, उसी के पिता ने उसकी माँ को कैसे मारा था, कैसे वो देखी, तो 6 साल की बच्ची के गवाही से फिर उसको सजा हुई। एक बार तो ऐसा घटना घटा कि थाना वाला को भी फोन कर देते थे कि आप भी पहुंचिए। थाना वाला बोला कि देखिए ना मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप ही लाश लेते चलिए ना। मतलब ऐसा भी नौबत कितनी बार आया कि अपनी ही गाड़ी में लाश भी लेके पोस्टमार्टम के लिए आना पड़ा। थाने वाले बाइक से अलग से आ रहे हैं। जिस क्षेत्र में हम जाते तो वहाँ महिलाओं का एक फौज होता था। जलता हुआ लाश, कितनी बार हम पानी के अंदर चले गए खेत में दौड़ते हुए लास्ट बॉडी लाने के लिए। नमस्ते, मैं आपका होस्ट विकास और हम लोग आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जो बिहार के समाज में महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़ी रही। चाहे 90 के दशक से लेकर आज 2024 तक जो बिहार की जो परिस्थितियां बदली है महिलाओं के लिए, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। वैसे इनको मुजफ्फरपुर में लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। जब महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, जब वो पुलिस वाले के पास जाते हैं तो पुलिस वाले खुद कहते हैं कि हमारे पास आने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको एक लेडी है जिनके पास जाना पड़ेगा, और मैं उसी लेडी के बारे में आज बात करने आया हूँ। नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप समय देने के लिए। मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा इंट्रो दे दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए, ताकि आपके बारे में जो अफवाहें हैं, कोई बातें हैं, कई तरह की चीज़ें चल रही है समाज में, उस सब पे आप पूर्ण विराम लगा सकें। मेरा नाम डॉक्टर सांत्वना भारती है। मेरा जन्म भागलपुर ज़िले में हुआ है, लेकिन मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता चूँकि पटना में थे, मेरे फादर प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, और अभी हम IS कॉलोनी है, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, वही उन्होंने घर बनाया था, वहीं मैं रहती हूँ। और लगभग 25 सालों से महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा पटना में ही हुई। मैंने पटना साइंस कॉलेज से BSc किया। उसके बाद इकोनॉमिक्स में मैंने MA किया। इकोनॉमिक्स में ही मैंने PhD किया, फिर लॉ किया, फिर रूरल मैनेजमेंट किया। और चूँकि बचपन से ही मैं जब गांव जाती थी, उसमें मैं देखती थी कि सुबह के 4 बजे लोग महिलाएं उठ के बाहर निकल जाती हैं। जी। तो क्यों निकल जाती है सुबह 4 बजे? उसमें मुझे पता चला था कि कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिलाओं को 4 बजे चले जाना पड़ता है वो खेत में। तो उस समय से मेरे दिल में था कि जब कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इस पर काम करूँगी। 1998 में भारत सरकार का मैं इस पे आऊँगा, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि उसके पहले जो कई बातें हैं जो मुजफ्फरपुर के लिए आपको जाना पहचाना जाता है, उस पे सबसे पहले मैं आना चाहूँगा, ताकि जो व्यूअर्स वो समझ पाए कि हम जिनकी बात आप सुन रहे हैं वो कौन है, वो अब तक का उनका कैसा व्यवहार रहा है समाज में। तो 90 के दशक, 80 के दशक से जो 2024 तक वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए, वो अब तक उनका क्या रिजल्ट रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँ कि जो सांत्वना जी हैं, ये अब तक शादी नहीं की है। शादी इसलिए नहीं की क्योंकि समाज की जो महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते करते शायद समय निकल गया हो। नहीं, समय नहीं निकल गया। मैंने बताया ना कि बचपन में जब हम छोटे थे, मेरे पिता अधिकारी थे, और उस समय हम स्कूल में पढ़ा करते थे। तो जब कोई क्रिमिनल अरेस्ट होके आता था उनके पास, और जब वो जेल चला जाता था, तब मेरे शाम के समय में उस क्रिमिनल का जो पत्नी थी वो अपने 3-4 बच्चों के साथ हमारे क्वार्टर में आ जाती थी, और मेरे पिता को कहना चाहती थी कि उनको छोड़ दे, हम क्या खाएंगे कमाएंगे। तो आज से 25-26 साल 30 साल पहले घर से महिलाएं निकलती नहीं थी। तो मैंने कई बार अपने फादर को कहा था कि इन अपराधी को सज़ा तो कोर्ट में मिलेगा, लेकिन उसके बदला ये औरत अपने 5 बच्चों के साथ भटक रही है। हाँ, तो मेरे फादर मुझे समझाते थे। 1-2 बार उन्होंने छोड़ भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा जब तुम बड़े होना तो इन महिलाओं को इतना सशक्त करना कि एक अपराधी को छोड़ना ना पड़े, और ये अपने बच्चों का लालन पालन। वो प्रेरणा आज तक आपको मिल रही है। जब हम बड़े हुए, मेरी शादी की बात हुई, तो मैंने अपने पिता को याद दिलाया कि आपने मुझे बचपन में कहा था
उन महिलाओं को सशक्त करना, ताकि किसी अपराधी को छोड़ा ना जा सके और इनको किसी पर निर्भर ना करना पड़े। तो मेरे पिता ने ही मेरा सहयोग किया। समाज, परिवार काफ़ी विरोध किए इस बात का, क्योंकि जिसमें मैंने निर्णय लिया था शादी न करने का, उसमें समाज में लड़कियां इस टाइप का निर्णय घरों में नहीं लिया करती थी। तो घर वाले तो मेरे भाई लोग भी काफ़ी उसमें विरोध किए। समाज के लोग भी मेरे विरुद्ध मेरे घर में बैठक बैठाए कि अगर आपकी लड़की आज शादी नहीं करेगी तो ये चीज़ चल पड़ेगा, लोग लड़कियां शादी करना छोड़ देंगी, समाज में गलत मैसेज जाएगा। हाँ, लेकिन मेरे फादर ने समझाया। उन्होंने नेहरू जी के ज़माने का कहानी बताया कि उस समय भी लोग शादी नहीं किया करते थे, जो समाज के प्रति अपना जीवन समर्पित करते। और मेरी लड़की की इच्छा है, वो करना चाहती है महिलाओं का। तो एक्चुअली अपने पिता मेरे गुरु की तरह थे, उनके सहयोग से ही हम शादी न करने का जो निर्णय लिए, और आज लगभग 2 लाख महिलाओं को रोजगार से जो जोड़ने का अवसर मिला। 2 लाख जो अभी वो महिलाएं सब जीविका में जुड़ गई हैं। वो सारी महिलाएं महिला समाख्या के अंतर्गत थी बिहार के 21 जिले में, अभी वो सब जीविका से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जीविका के अंदर वो लाइवलीहुड प्रोग्राम में है, और हम लोग महिला सशक्तिकरण, हम उनको इतना सशक्त कर देते थे, इतनी जानकारी इतनी दे देते थे कि वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कैसे स्वास्थ्य विभाग से वो लाभ ले सके, कैसे ब्लॉक में वो अपना इंदिरा आवास कैसे प्राप्त कर सके, कैसे जन वितरण प्रणाली से अपना वो राशन ले सके, कैसे वो अपना आधार कार्ड बनवाएं, कैसे अपना वोटर आईडी बनवाएं। बिल्कुल बेसिक से अपने, बस बेसिक। तो एक जो जानकारी का सिलसिला चलता है, तब महिलाओं को कोई बताने वाला नहीं है, न घर, न परिवार, न समाज, न पंचायत। तो जब आप इस टाइप का काम करते हैं तो उनके लिए लगता है कि नहीं, आज अगर हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम कुछ सीख पा रहे हैं तो इनके द्वारा। जबकि जनरली आपको लगता होगा कि लोग कहते हैं कि भाई बिना फायदा के कौन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन महिलाओं को जब आप जानकारी दीजिएगा तो आपको खुद महसूस होगा कि वो आपसे मिलना चाहेंगी, आपसे जुड़ना चाहेंगी। तो हमारे संगठन का मूल बिंदु था उनको एक ऐसा जगह देना जहां वो अपना दर्द कह सकें, अपनी तकलीफें बता सकें, और उनको एक रास्ता आगे की ओर कैसे जाएगा उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, ये हम उनको बताते थे। एक जब आपके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तो उसमें लेडी सिंघम के नाम से आपको काफ़ी प्रचलित किया गया है जी। मुजफ्फरपुर में, क्या है उसकी स्टोरी? जब मैं शुरू में तो मैं बिहार झारखंड दोनों स्टेट में मैंने एज ए लीगल कंसल्टेंट काम शुरू किया था महिला सशक्तिकरण पर। और बिहार और झारखंड में जितने भी जिले थे लगभग बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत, सभी जिला में मैं कानून की ट्रेनिंग दिया करती थी। उसी ट्रेनिंग के दौरान जब मुजफ्फरपुर जिले में पहुंची थी, ट्रेनिंग के दौरान एक ग्रुप हमारा महिलाओं का था, एक किशोरियों का था। ट्रेनिंग के बाद हम लोग एक फीडबैक लेते थे कि आपके साथ कभी कोई हिंसा हुआ है तो आप लिख के बताएंगे। तो उस समय मैंने लगभग 21 जिला में ट्रेनिंग किया था, बिहार झारखंड मिला के। और आश्चर्य होगा आपको जान के कि मुजफ्फरपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ हर एक महिला ने लिख के दिया कि उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हुआ है, और हर एक लड़कियों ने। तो जब हम स्टेट ऑफिस लौटे, क्योंकि उसमें स्टेट ऑफिस में काम करते थे, तो मैंने बताया, उसमें व्यास जी मिश्रा हुआ करते थे एसपीडी हमारे। तो मैंने बताया वहाँ के लोगों को कि हम सिस्टर मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं। बहुत सारे कंप्लेन वहाँ से जो आए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा भी था कि सब कोई प्रमोशन चाहता है, तुम स्टेट में काम कर रहे हो और तुम जिला जाना चाहते हो। तो हम बोले कि प्रमोशन हम अपने लिए काम कर नहीं रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरत मेरी मुजफ्फरपुर है। तो फिर हम स्टेट ऑफिस से मुजफ्फरपुर जिला चले गए, और वहाँ मतलब 10 साल में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महिला हिंसा के लगभग 60 ऐसे मुद्दे थे जो महिला को जलाने का काम। वहाँ उस दौरान महिलाओं को अगर दहेज को लेकर प्रताड़ना किया, नहीं मिला तो उनको मार करके, नमक डाल करके लोग जला दिया करते थे। इतनी दर्दनाक। हाँ, और नहीं तो मार करके मार दिए और जला रहे हैं तो कह रहे हैं कि सांप काट लिया, ये कर लिया। तो जब हम गए तो जैसे ही हम ये सब सुने तो मीनापुर प्रखंड था एक, जहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले में। हाँ, मुजफ्फरपुर। वहाँ पर मैंने हम लोगों ने एक ससुराल वाले के यहाँ एक लड़की को रखा भी वहाँ पर ले जाके। जब वो लड़की 15 दिन हम लोग उसको छोड़े थे कि पहले ससुराल में रह ले, इसके बाद तब हम लोगों ने उसके भाई और भाभी को भी वहाँ रखा था। लेकिन जिस दिन उसके भाई भाभी राखी बंधवा के निकले,
16वां दिन उस लड़की के बारे में खबर आया हम लोग को मुजफ्फरपुर में कि लड़की जो है सांप काट लिया है, मर गई। जैसे ही हम लोग को खबर मिला, हम लोग तुरंत पूरा महिलाओं का एक पूरा फौज लेके पहुंचे, क्योंकि एक डाउट मन में शंका हाँ। जो था। इसके बाद जलता हुआ लाश हम लोग पकड़े, लड़की का पैर जला था, बाल जला था। इसके बाद फिर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लाए। डॉक्टर से भी हम लोगों ने बात किया कि पोस्टमार्टम करवाए हैं। हाँ, क्योंकि लोगों ने कहा था कि डॉक्टर भी सही रिपोर्ट नहीं देता है, तो हम लोगों ने कई कहा, बार हेर फेर कर दिया जाता है हाँ, पैसों के लेकिन लालच में। डॉक्टर से हम लोगों ने बनाया कि आप पर उम्मीद है कि आप सही काम करते हैं, आप तो देख ही रहे हैं इतनी महिलाएं आई हुई। तो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट दिया कि इसका गला दबा के मतलब मृत्यु हुआ है सांस घुटने से, इसके बाद उसका कुर्की जब्ती हुआ, वो लोग अरेस्ट हुए। काफ़ी दबाव उस थाने पर भी दबाव था, पटना के पुलिस ऑफिसर्स लोग का, क्योंकि वो लखनऊ के थे जो इंस्पेक्टर थे उसका, और सबको अरेस्ट किया उन्होंने। और मीनापुर का में उसके बाद कई वर्षों तक कोई घटना नहीं हुई। तो इस तरह की लगभग 60 ऐसी घटनाएं थी मुजफ्फरपुर में जो दहेज हत्याकांड को लेके था, जिसमें हम लोगों ने लोगों को अंदर करवाया। रेप के कुछ मामले हाँ। मुजफ्फरपुर में जो आपने काम किया। रेप की एक घटना तो एक 8 साल की लड़की के साथ, सुमेरा एक जगह है कुढ़नी ब्लॉक में, 8 साल की एक लड़की के साथ रेप हुआ था, और उसकी माँ नहीं थी, उसके पिता अंधे थे। और उस घटना में हुआ क्या कि जब बच्ची खून से लथपथ पाई गई सुबह में, और महिलाओं को बताई कि ऐसे ऐसे चच्चा गांव के थे, उन्होंने ऐसा किया। वो 40 साल का वो आदमी था। इसके बाद हम लोगों ने तुरंत जब लड़की बताई तो हम लोगों ने महिलाओं को कहा वो आदमी को पकड़ो और जल्दी से बांधो। महिलाओं ने मिलकर उसको वहीं पिलर में बांधा, और हम लोग फिर पहुंचे, फिर उस बच्ची को लेकर थाना पहुंचे। थाना वाला केस नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पहले एक सो कॉल्ड मंत्री का फोन आ गया वहाँ। बिहार में बहुत समस्या है कि कई बार घटना होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाता। हाँ, तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे, पर हम लोग तुरंत एसपी से हम लोग कांटेक्ट किए और एफआईआर दर्ज कराए। और मंत्री ने साहब ने मुझे भी फोन पर कहा कि वो आदमी बेकसूर है, उसको आप छोड़ दीजिए। मैंने बताया कि सर अगर बेकसूर है, वो बच्ची जो है वो 8 साल की है, वो खुद बता रही है कि वो चचा हमारे साथ ऐसा किए। आज समय बच्ची गलत क्या बोलेगी? गलत क्या बोलेगी। इसके बाद उस लड़की को इन लोगों ने मारने का प्रयास किया हॉस्पिटल में। फिर हम लोग को पुलिस के कस्टडी में उसका ट्रीटमेंट, 7 दिन वहाँ उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। पुलिस के कस्टडी में हम लोग, कुछ महिलाएं भी रहती थी 24 घंटा। और उस केस का 2 साल बाद उस केस का सुनवाई होते होते इतना लंबा समय लगा। हम लोग को पता चला कि उस लड़की को वो लोग मारने का प्लान किया है गांव में। 2 दिन पहले गांव से उस लड़की को हम लोग शहर ले आए, तब कोर्ट में गवाही हुआ। उस लड़की को हम लोग को बताना पड़ा कि वो कौन आदमी था, क्योंकि 2 साल जेल के बाद हो सकता है बच्ची न पहचान सके। तो हम लोगों ने कुछ उसको ये दिया था ऐसा क्लू कि ताकि वो पकड़ सके, पहचान सके वही आदमी है। तो खैर उसको सजा हुई 10 साल की। और आज वहाँ पर उस क्षेत्र में समझिए कि सभी लड़कियां विद्यालय जा रही हैं। अब एक बेखौफ लोग वहाँ पर लड़कियां पढ़ना शुरू कर दी। तो पहले जबकि लड़कियां जाती नहीं थी विद्यालय, एक डर, एक भय जो बना था। तो इस तरह की कई केसें जो रेप केस हुआ करता था, जिसमें पहले लोग करते थे कि पंचायती करके और रेप केस के बाद उस लड़के को उससे 10,000 करवा देते थे। नहीं, या तो शादी या तो 10,000 जुर्माना। तो हम लोगों ने इसको रोका कि 10,000 जुर्माना पंचायत के बर्तन खरीदने के लिए नहीं होता है, और उस जो लड़की उसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना करेगा उससे वो क्यों शादी करेगी। इस सब चीजों को हम लोगों ने देखा और एक नारी अदालत का गठन कर दिया था वहाँ पे। अब लोग नारी अदालत का गठन भी किया। हाँ, वो गांव स्तर पर एक कमेटी थी हमारी नारी अदालत की, फिर क्लस्टर स्तर पर एक कमेटी थी नारी अदालत की, जिले स्तर पर, कि अगर गांव स्तर पर मामला सलट गया तो ठीक है। ये नारी अदालत में जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता था लगभग उसको हम लोग टेकल करते थे, या जो पी करके मारता पीटता था उसको। लेकिन जब दहेज हत्याकांड या रेप केस, ये दोनों में हम लोग उसको जेल करवाते थे, उसके नीचे नहीं छोड़ते थे। क्योंकि अगर उसको सजा नहीं होती है ना, तो ये घटना दोबारा उस जगह पर किसी को भी करने की होती है। इसलिए लोग हमको बार बार सोचते थे, मेरा नाम का एक दहशत हो गया था मुजफ्फरपुर में, इसीलिए में। लेडी सिंघम के नाम से थाना वाले लोग उस समय कहा करते थे कि अरे सांत्वना भारती का केस है, महिला समस्या का केस है, ले लो, नहीं तो पता नहीं सस्पेंड करवा देगी। मतलब इतना डर था पुलिस वालों। ये नहीं सोचते थे कि एक महिला के साथ इतना बड़ा दुर्घटना घटा है, उसका केस आप टेकअप करिए। चलो तुम डर से ही सही, सुन तो रहे हो ना। तो एक डर से ही सही, लेकिन वातावरण
एक अलग हुआ, जहाँ की हिंसा मुक्त समाज जिसको हम लोग बनाने की कोशिश की है। और दूसरा हम लोगों ने जो एक किया था कि शौचालय निर्माण का, जो अभी आप स्वच्छता के कार्यक्रम, स्वच्छता लेकिन अभियान के। हम लोग हिंसा को रोकने का, ये तो हिंसा के बाद मतलब दहेज हत्याकांड में लोग मर गया या बलात्कार के बाद तब हम लोग उसको सजा दिलवाते, लेकिन जो हिंसा न हो इसके लिए हम लोगों ने 1999-2001 में लगभग 70,000 शौचालय मुजफ्फरपुर में बनवाया। 1999 यस, 2000 के दशक में आपने 70,000 शौचालय शौचालय बनवाया। सरकार की इसमें कुछ फंडिंग? नहीं, सरकार की कोई फंडिंग नहीं थी, यूनिसेफ के सपोर्ट था उसमें। ओके, यूनिसेफ के सपोर्ट से। हाँ हाँ, लेकिन महिलाओं का अपना योगदान था। ओके, उसमें 3 तरह के मॉडल के शौचालय बनते थे उनको। ये मुजफ्फरपुर में केवल हुआ? नहीं, पूरे राज्य 14 जिले में, 14 जिले, बिहार के 14 जिले। बिहार के 14 जिले में हम लोगों ने महिला मिस्त्री को ट्रेंड किया। ओके, उनको ले गए हम लोग, मतलब अपने रोजगार भी दिया साथ में। हाँ, महिलाओं को एक नया स्लोगन आया था उसमें, स्त्री बन गई मिस्त्री, घरनी ने पकड़ ली करनी। इसके बाद वो लोग इंस्टॉल भी करते थे जाके फील्ड में, वही महिलाएं बनाती थी रिंग उसका, और वही महिला गांव में जाके उसको लगाती भी थी, ताकि घर से महिलाएं निकल सकें और सोचे कि हमको भी बनवाना चाहिए। तो एक डिमांड जनरेशन का काम भी हम लोग महिलाओं के माध्यम से करते रहे। मैं जब अपने सर्च कर रहा था तो एक चीज और मुझे पता चला कि आप इन सब के करने के साथ में आप महिलाओं की शिक्षा पर भी काम किया है। जी हाँ। तो वो कस्तूरबा विद्यालय की क्या है वो कहानी? कस्तूरबा विद्यालय का एक्चुअली शुरुआत जो हम लोगों ने महिला शिक्षण केंद्र, हम लोग महिला समाख्या में प्रत्येक जिला में एक महिला शिक्षण केंद्र चलाते थे। सुरक्षा भी और शिक्षा भी। उसमें हम लोग कराटे सिखाते थे लड़कियों को, और एक हुनर का ट्रेनिंग देते थे। कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि आप शिक्षा पे भी काम किए काफी, जो बालिका होती थी जो पढ़ना चाहती थी उनके लिए व्यवस्था किया, क्योंकि कई ऐसे जगह बिहार में जो कोविड होने के कारण महिलाएं नहीं भेज पाती, अपने बच्चों को घर वाले नहीं भेज पाते, तो उसके लिए भी आपने व्यवस्था किया। क्या है उसकी कहानी? हम लोग उस समय तो महिलाएं या लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, तो हम लोग, मैं एक चीज और बीच में पूछना चाहूंगा कि आप ये जो समाज सेवा के काम किए वो कौन से साल लगभग होगा? 1996 से हम काम कर रहे हैं। 96 से, लगभग 28 साल से ये काम। 1996 से। तो हम लोग जब गांव जाते थे उसमें कहीं भी लड़कियां महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। अभी जो आप देख रहे हैं हर घर में लड़कियां महिलाएं, स्कूल में नामांकन उनका 0 समझिए था। हम लोग एक नामांकन अभियान चलाते थे, उसमें नामांकन करवाना विद्यालय में एकदम छोटे स्तर पर। तो लड़कियां कैसे जाएंगी, क्योंकि कभी पढ़ी नहीं, तो हम लोग छोटे लड़कियों के लिए बाल जगजगी केंद्र, बच्चों का केंद्र होता था, जो 3 से 6 साल के बच्चे उसमें पढ़ते थे। और 9 से 25 साल तक लड़कियां जो पढ़ती थी वो जगजगी हुआ करता था। जग मतलब संसार, जगी मतलब जगाना। ओके, हाँ, तो उसमें महिला और लड़कियां दोनों, मतलब 9+ से लेके जितनी भी महिला या किशोरी या और महिलाएं हैं वो पढ़ सकती थी। उस 3 साल हम लोग एक जगह 3 साल सेंटर चलाते थे, और उसमें जब लड़कियां पढ़ के तीसरा तक दक्षता प्राप्त कर लेती थी या 5वां तक, तब उसका हम लोग नामांकन कराते थे। क्योंकि लड़कियां बड़ी, उनको कुछ आता नहीं था, वो कैसे विद्यालय जाएंगी। बिल्कुल 8-9 साल कहते भी है कि जब एक घर की महिला पढ़ेंगी तो 7 पुश्तें उनकी पढ़ी जाएगी। तो हम लोग उसमें महिलाओं को कन्विंस करते थे कि आप अगर नहीं पढ़े तो आपके जीवन में इतनी तकलीफें आई, आज आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप जानकारी का अभाव है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी ऐसी बने? महिला कहती थी नहीं, वो दर्द जो महिला झेल पाती है घर में रह के वो समझ पाती है, तो वो लड़कियों को भेजना शुरू की। तो पहले तो हम लोगों ने जगजगी केंद्र बाहर चलाया, और प्रत्येक जिले में हम लोगों ने एक आवासीय केंद्र भी बनाया जिसका नाम था महिला शिक्षण केंद्र। उसी जगजगी से करीब 30-35 लड़कियों को लेके हम लोग 1 साल उनका ट्रेनिंग करते थे, जिसमें पढ़ने लिखने के साथ साथ साइकिलिंग का, कि वो आगे अगर पढ़ाई पढ़ सके तो साइकिल से कैसे जाएंगी, कराटे सिखाते थे। और एक रोल मॉडल बन के वो पंचायत जब जाती थी तो उसको देख के लोग कहते थे कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाने से इंस्पायर होते थे। उसी को देख करके भारत सरकार में शिक्षा विभाग की सेक्रेटरी थी शालिनी प्रसाद, जब वो बिहार आई, उन्होंने देखा कि अगर लड़कियों को एक जिले में एक सुविधा दिया जा रहा है महिला शिक्षण केंद्र में, तो अगर हर एक प्रखंड में ये सुविधा दिया जाए तो क्यों न लड़कियां पढ़ेगी। उसी समय उस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का ओपनिंग का बात हुआ कि अगर जिला में एक महिला शिक्षण केंद्र चल रहा है तो
क्यों न प्रत्येक ब्लॉक में कस्तूरबा। मुजफ्फरपुर में 2005 में पहला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुला, इस जो आपने जो हम लोगों ने शुरू किया था। क्या बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद सभी जिले में धीरे धीरे हम लोग का जो भी जिला था महिला समाख्या, लगभग 21 जिले में महिला समाख्या के द्वारा कस्तूरबा बालिका विद्यालय, लगभग हम लोगों ने 100 बालिका विद्यालय खोला। और उस बालिका, इसके बाद मेरा प्रमोशन भी हो गया, मुजफ्फरपुर से पटना स्टेट ऑफिस आ गए, यहाँ से फिर हम 21 जिला देखने लगे। उसमें मैं कस्तूरबा को देखते थे खासकर, तो उसमें लड़कियों को कराटे साइकिलिंग के साथ साथ उनके अधिकार, कानून से संबंधित उनके अधिकार को। कस्तूरबा का स्टेट हेड भी थी जी, लेकिन हर प्रत्येक जिले में जाकर के कस्तूरबा में लड़कियों के साथ खुद भी हम बात करते थे, खुद भी। और टोटल टीचर्स का ट्रेनिंग जो होता था, 3 दिन आवासीय, 5 दिन आवासीय, उसमें जेंडर को लेके, हिंसा को लेके, पढ़ाने के तरीके को लेके हम खुद ट्रेनिंग करते थे। हेड, स्टेट हेड थे, लेकिन एक ट्रेनर के रूप में भी हम उनको सपोर्ट करते थे। उनको कभी ये नहीं लगता था कि हम उनके कोई अधिकारी हैं, एक सहयोगी के रूप में हमेशा उन लोगों ने भी महसूस किया, और हमेशा उन लोगों ने भी उसी तरह काम किया जैसे हम करना चाहें। एक और आपके बारे में किस्सा चलता है कि मुजफ्फरपुर में 72 लोगों का आपने जेल भेज दिया। जी, क्या है वो किस्सा? क्योंकि इसमें भी प्रताड़ना की बातें आती हैं, रेप की बात महिला के साथ आती हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए बंगाल में जिस तरीके से कलकत्ता में हुआ, एक डॉक्टर के साथ किया गया। जी। तो मुजफ्फरपुर में, क्योंकि आप मुजफ्फरपुर की लेडी सिंघम भी रही हैं, वो 72 लोगों को जो आप जेल भेज, उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी है कि उसमें मैक्सिमम केस जो था वो दहेज हत्याकांड था। हम लोग स्पॉट पे जाते थे, हम लोग को फोन आता था, दीदी फल्ला लड़की को मार दिया, जला रहा है। आप लोग को कभी डर नहीं लगता था कहीं ऐसा गया तो हमारे साथ भी दुर्घटना हो जाए? ये डर इसलिए नहीं लगता था कि जिस क्षेत्र में हम जाते थे वहाँ महिलाओं का एक फौज होता था। अच्छा, आप लोग फौज तैयार कर लिए थे? हाँ, तो हम पहुंचे, उसके मेरे पहुंचने के 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद एक महिलाओं, जब आपके पीछे एक पूरा समुदाय काम करता है तब आपको कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। आप कस्तूरबा में आपको जानकर आश्चर्य होगा, महिला शिक्षण केंद्र में लड़कियां वार्डन, लड़कियां टीचर, लड़कियां नाइट गार्ड, लड़कियां रसोइया, कहाँ कोई पुरुष होता था उनके सिक्योरिटी के लिए। कस्तूरबा में भी पूरी टीचर, वार्डन, रसोइया, नाइट गार्ड, सब महिला। एक बार हमसे सवाल भी किए थे सर, कह रहे सांत्वना जी उस जंगल में कस्तूरबा खुल रहा है, आप लोग उसके सिक्योरिटी के लिए नाइट गार्ड रखिए पुरुष। हम बोले सर 100 लड़कियां अपने आप में सिपाही हैं, सब झांसी की रानी हमारे देश की महिलाएं हैं। तो उसको हम लोग कराटे की ट्रेनिंग करवाते हैं, और अगर 100 लड़कियों के लिए एक पुरुष जाके सिक्योरिटी देगा। सही बात, महिलाएं इतनी सशक्त खुद ही हैं। हाँ, तो वो जो 72 लोगों की था, वो कहानी बीच में रुक गया था। हाँ, तो उसमें कई बार जैसे फोन आ गया कि लाश वहाँ पर दीदी जल रहा है, तो हम लोग निकल गए ऑफिस से। हम थे, मेरे साथ एक पूनम जी थी, वो दोनों मिलकर निकल गए, वहाँ पहुंचे। कितनी बार हम लोगों ने जलता हुआ लाश, कितनी बार हम पानी के अंदर चले गए खेत में दौड़ते हुए, लाश बॉडी लाने के लिए। एक बार तो ऐसा घटना घटा कि थाना वाला को भी फोन कर देते थे कि आप भी पहुंचिए। थाना वाला बोला कि देखिए ना मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप ही लाश लेते चलिए ना। मतलब ऐसा भी नौबत कितनी बार आया कि अपनी ही गाड़ी में लाश भी लेके पोस्टमार्टम के लिए आना पड़ा, थाने वाले बाइक से अलग से आ रहे हैं। एक बार मक्खी लग रहा था, महिलाएं लोग बोली कि दीदी तालाब के किनारे मक्खी लग रहा है। अब उस मर्डर का कहानी हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। जब उसको हम लोग बोले कि ठीक है आप लोग पुलिस को बुलाइए, हम लोग पहुंच रहे हैं, और जब वहां पर खोदा गया तो एक लाश निकला। वो लाश एक महिला का था, और कई दिनों से महिला लापता थी, लगभग हो गया था 15 से 20 दिन। तब बाद में छोटी बच्ची उसकी गवाही दी कि कैसे उसके पिता ने मारा था, उसी के पिता ने उसकी माँ को कैसे मारा था, कैसे वो देखी। तो 6 साल की बच्ची के गवाही से फिर उसको सजा हुई। तो हम लोगों ने समझी तो लाश, कभी लाश उखाड़ा, कभी जलता हुआ लाश को पकड़े, इसलिए लोग सिंघम लेडी के नाम से जानते हैं हमको कि कुछ भी हम कर सकते हैं। तो महिलाएं जब दुर्गा के शक्ति में आती हैं, काली बनती हैं, तब वो न्याय के लिए दौड़ लगाती हैं। और ऐसे तो महिलाएं ममता है, देवी हैं, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन कब तक अत्याचार अगर सहते रहिए आप, तो आप लोग आरती उतारते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर महिलाएं विरोध नहीं करेंगी हिंसा का, तो हिंसा रुक नहीं सकता है ना। समाज में आप 1996 से काम करिए, 2024 28 साल, क्या परिवर्तन देखते हैं समाज में अब पहले से? क्योंकि आपके उसके पहले मुझे लगता है कि 20 साल पहले, यानी कि
75 से 80 के दशक में आपकी जन्म हुई होगी, 70-75 में। हाँ। और अभी 2024 जो चल रहा है, लगभग आपका 54-55 साल का जो उम्र, उसमें क्या बिहार में बदलाव? एक जो सबसे बड़ा बदलाव आपको बताएंगे क्राइम में, अपराध में जो हुआ है कि पहले आप सुनते थे रेप को एक आदमी करता था। अब लड़कियां जब पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, महिलाएं जब बाहर आने लगी, आप अभी जब भी सुनेंगे रेप का केस, गैंग रेप के बारे में, हाँ, ये इंडिविजुअल रेप ही खत्म हो गया। तो हिंसा में अंतर नहीं आया है। लोगों मतलब अब एकत्रित होके लोग हिंसा करने लगे। आप ये समझिए, पहले सिंगल करते थे, हाँ, अब ये समूह में। एकत्रित, क्योंकि लड़कियां बलवान हो गई, हाँ। औरतें विरोध करने लगी हिंसा का। तो अब हमेशा सुनिएगा गैंग रेप, इंडिविजुअल रेप के बारे में आप नहीं सुन पाइएगा। तो अगर महिलाएं सशक्त हो रही हैं तो हिंसा का दबाव किस तरह बढ़ रहा है कि वहां पर लोग पुरुष संगठित हो रहे हैं हिंसा करने के लिए। तो हिंसा में वो कमी नहीं आया है, और बदतर स्थिति हो गई ना, बिल्कुल, कि अब तो एक दो आदमी से आदमी बच भी सकता था। अब 4-5 के समूह को, आप अभी जो कैलकाटा का कहानी है उसमें भी आप सुने हैं कितने लोग शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में जो अभी घटना घटा है आप सुने होंगे। हाँ बिल्कुल। पारू में जो लड़की के साथ, बच्ची के साथ हुआ है, उसमें भी 4-5 लोग हैं। 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने के लिए, उठाने के लिए आपको इतना मशक्कत करना पड़ता है कि 4-4 आदमी, उसको झोपड़ी काट करके उसको रात में निकाला गया, मालूम है ना। उसमें 20 महिलाएं वहां धरना दी हैं, तब वो लोग पकड़े गए, मालूम है ना। अभी पारू वाले घटना, बिहार के समाज में तो कैसे एक घटना हुआ कि आपको बताया कि रेप जैसी घटनाएं जो है इस ढंग से हुई। अब हिंसा जो घरेलू हिंसा है वो इस टाइप से कि अब चूंकि लड़कियां निकल रही हैं, काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, आय का स्रोत बन रही हैं, बाहर की दुनिया देख रही हैं, तो अब उनको छोड़ने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, जिनको पीने के लिए पैसा चाहिए, पत्नी से काम करेंगे नहीं, पत्नी के ही पैसा चाहिए, उसको प्रताड़ित चरित्रहीन करके कहेंगे तुम बाहर जाती हो काम करने के लिए, तुम गलत हो। तो हिंसा का रूप बदलता जा रहा है। क्योंकि घर के अंदर पहले मार खाती थी, अब घर से बाहर, घर और बाहर दोनों काम कर रही है, पर हिंसा का मामला जो है बढ़ता जा रहा है। और लोग कहते भी हैं कि लड़कियां जो है आजकल बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो क्यों मतलब बर्दाश्त नहीं करती, कहने का मतलब क्या है कि मार नहीं खा रही है, बिल्कुल, मार खा विरोध कर रही है, तो वो उनका अब कमी नजर आता है लोगों की। लड़कियां बर्दाश्त, अब वो भी पढ़ रही हैं बराबरी में, वो भी अगर इंजीनियर है, वो भी अगर डॉक्टर है, वो क्यों मार खा, कंधे से कंधे मिला के जब चल रही है तो समाज को दिक्कत हो रहा है। हाँ। कि पहले की जो सोसाइटी हुआ करता था, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो थी, क्योंकि आय का स्रोत होता नहीं था, बिल्कुल, तो वो अपने आप को दबाव महसूस करके जिंदगी बिता लेती थी। हाँ, लेकिन मार खा के, हाँ, मार खा के जिंदगी हाँ। रह जाती थी। तो अब जो छोड़ने की प्रक्रिया, अब पहले जो तो पुरुष छोड़ते थे, इसलिए छोड़ते थे कि दूसरे तीसरे से उनका संबंध हुआ करता था, या दूसरी तीसरी शादी के लिए। लेकिन अब महिलाएं जब छोड़ रही हैं तो लोग कहता है कि गलत कर रही हैं। वो क्यों छोड़ रही है, इसकी परिस्थिति को जानने का आप कोशिश करिए। वो रोज क्यों मार खाएंगी, और उनके बच्चे भी क्या सीखेंगे। अगर रोज एक महिला के साथ हिंसा हो रहा है, तो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो क्या हिंसक बच्चे वो भी होंगे, जो दिन रात अपनी माँ को मार खाते देख रहे हैं। तो आप दोनों दृष्टिकोण से अगर देखिए, क्या सही है महिला का रुकना वहाँ? बिल्कुल। बिहार 1996 से जब आप काम कर रही हैं, 2024 चल रहा है अभी, तो जो आपने बताया कि पहले सिंगल क्राइम होता था, अब समूह के द्वारा क्राइम होता है। लेकिन और भी क्या कारण है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अब रेप केस भी बढ़ता जा रहा है, पहले की अपेक्षा रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, घरेलू हिंसा भी बढ़े हैं। जबकि समाज में लगातार सरकार के द्वारा ये भी की जा रही है कि दहेज प्रथा को कम किया जा रहा है, लेकिन दहेज प्रथा फिर भी कम नहीं होता जा रहा है, कम अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन लगातार महिलाओं की जो घरेलू हिंसा बढ़ रही है, उसके पीछे और क्या कारण? देखिए, दहेज एक प्रथा को एक आड़ है। समाज जो है ना, ये जो आप इतने जो सामाजिक कार्य करती हैं, इसमें एनसीसी का भी कोई रोल रहा है? जी, क्योंकि आप एसएससी भी की हैं। हाँ, मगर ये चर्चा करने में भूल गया था। हाँ। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आप एनसीसी की हैं। आपने जो एक निडरता वाली बात करी ना, उसी पर हम बताना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर में बचपन से ही भय खत्म था। हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे, उसी से मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था। और हम लोग का पूरे बिहार स्तर पर एक सिलेक्शन होता था रिपब्लिक डे कैंप दिल्ली के लिए। ओके। तो उस कैंप में मेरा सिलेक्शन फायरिंग के बेसिस पे हुआ था। हम बिहार के बेस्ट फायरर थे। ओके। तो हाफ इंच में, मतलब बिहार के समाज में ऐसी महिलाएं इतनी हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन वो देश लेवल बहुत आगे जा चुकी है। बिल्कुल। तो मैं बिहार की बेस्ट फायरर के रूप में मैंने आरडी कैंप भी किया था, और हाफ इंच में मेरा ग्रुप होता था। ओके। जिसमें 5 मतलब वो टारगेट पर हम लोग को गोली चलाना होता था। तो बिहार के बेस्ट फायरर के रूप में तो करीब मैंने
3 महीना दानापुर में प्रैक्टिस किया था गोली चलाने का। तो बड़ा अच्छा स्कूल, आप सोचिए स्कूल लाइफ में ही। और मैं एनएसएस में भी रही, एनएसएस में, हाँ, नेशनल ओके। सोशल सर्वे में हाँ। भी रही, नेशनल कैडेट कोर में भी रही। तो एक बचपन से समाज का सेवा करने की आदत जो है, बचपन स्कूल में भी मैं क्लास में मॉनिटर रही, प्रेसिडेंट रही। तो एक लीडरशिप क्वालिटी जो है। लीडरशिप क्वालिटी बचपन से भी। फिर जब कॉलेज में गई तो यूनिवर्सिटी में भी मैं प्रेसिडेंट रही, वाइस चांसलर के साथ मेरा मीटिंग हुआ करता इलेक्शन था। कब जीत चुकी है? हाँ, अपने उस समय हम स्कूल में, कॉलेज में जब पढ़ते थे तो वहाँ के वाइस चांसलर के साथ तो मैंने हॉस्टल में काफ़ी फैसिलिटी करवाया था। भागलपुर हॉस्टल में जब हम रहते थे, हम लोग के हॉस्टल में काफ़ी फैसिलिटी मिला। हमारे वाइस चांसलर इकबाल बहादुर सिंह हुआ करते थे, और वो जब मीटिंग उनके साथ मेरा हुआ तो कई लोगों के साथ उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन भी किया और मुझे सम्मानित भी किया था। और इधर जब शहरी क्षेत्र में भी जब हम काम कर रहे थे, शहर की मलिन बस्ती आपको देखने का जो मौका, गरीब, हाँ, गरीब बच्चों, गरीब परिवार रहते हैं, जो जिनको कि वैसे जगह कहा जाता है, जो नए शहर जब बनते हैं, हाँ, तो जो बनाने वाले होते हैं वो बस उस से इलाके में जाते रह हैं, जाते हैं, बिल्कुल। जिनको मलिन बस्ती कहते हैं। हाँ, उसको अभी मलिन बस्ती का नाम दिया गया। पहले तो लोग स्लम स्लम सेवा कहते थे। बस्ती अब कहते हैं हाँ। कुछ लोग। उसमें आपको आश्चर्य, उनके शौच जाने का कहीं जगह नहीं होता है, हाँ। जहाँ कम्युनिटी शौचालय बिल्कुल। नहीं बना है। तो जब चूंकि महिला समाख्या में मैंने 70,000 शौचालय बनवाया था गाँव में, तो जब 2014 में मुझे बिहार सरकार के साथ सेवा बस्ती में काम करने का मौका मिला, तो मैंने फिर इस 8 जिले में मैंने शौचालय का निर्माण करवाया। आप जब कि महिला का सुरक्षा का मेरा दिमाग सबसे पहले आता है, उनको सुरक्षा। जब तक सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कैसे आगे हाँ, जा पाएंगे? शिक्षा स्वास्थ्य तो बाद की बात है ना, सुरक्षित ही पहले नहीं रहेंगे। सुरक्षा। हाँ, तो जब आपने 70,000 शौचालय बनाए, उस पर सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की? सरकार ने कुछ ऐसा कुछ नहीं कि ओहदा दिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए हम काम करते थे हमेशा महिलाओं के सरकार लिए। ने रिकॉग्नाइज नहीं किया? सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कुछ भी, क्योंकि यूनिसेफ की सहायता से काम कर रहे थे, और उसमें विभागीय लोग अपना लोगों को मिला। हाँ, जो हमारे जिले में डीडीसी थी एन सफीना मैडम, अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कहीं, उनको भेजा था। उनके अचीवमेंट, मुजफ्फरपुर के अचीवमेंट से उनको हॉलैंड भेजा गया था। ऐसे मुझे भी जाना था श्रीलंका, मेरे लिए भी टिकट कटा था कि जाकर के हम लोगों को ये करें। यूनिसेफ ने काफ़ी सराहना किया। मुझे आईएफएच के एक मीटिंग में दिल्ली भेजा, वहाँ 145 देश के लोग आए हुए थे। वहाँ मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था, और विनेश्री दुबे, जिनका नाम आप सुने होंगे, हम यहीं पाटलिपुत्रा में उनका ऑफिस भी है, उन्होंने मुझे सम्मानित किया कि उन्होंने कम्युनिटी शौचालय बनाया। और मुझे कहा, मुझसे पूछा कि सांत्वना, मैंने तो सरकार के पैसे से, फंड के पैसे से कम्युनिटी का शौचालय बनाया, लेकिन तुमने महिलाओं के पॉकेट से पैसे निकाल के महिलाओं द्वारा कैसे शौचालय बनाया? ये अपने आप में एक अजूबा चीज है। हाँ, क्योंकि तो उन्हीं के पैकेट से पैसा निकलवा कर, वो भी 90 और 96 और 2000 के दशक में। तो उन्होंने मुझे 2004 में दिल्ली के आईएफएच की मीटिंग में उन्होंने मुझे सम्मानित किया। तो इस ढंग से मुझे अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित हो गई, मेरे लिए वही सबसे बड़ा अप्रिसिएशन था। अभी आप पटना में रहती हैं, अलग, फिर भी अलग अलग जगहों पे काम करती हैं। हाँ, पूरे। अभी किस मुद्दे पर आपका काम चल रहा है महिलाओं? अभी तो जनसुराज में खासकर हम महिला क्लब खुल रहा है, तो वहाँ पर चूंकि मेरा अनुभव रहा है महिलाओं को संगठित ये करने अनुभव ने, का। ये अनुभव का अंबार है इसमें। हाँ, उस अंबार को लेकर के हमने ये जिम्मा संभाला है कि जनसुराज में महिला क्लब जितना है हमारा, उसको तो हम जरूर संगठित कर लेंगे पूरे बिहार लेवल पर। और जितनी भी कम्युनिटी में महिलाएं हैं, चाहे वो जिस चीज़ से जुड़ी हो, जीविका से हो, जहाँ से भी हो, लेकिन क्लब में जुड़ेंगी, क्योंकि क्लब में वही एक स्पेस होगा जो महिलाओं को चाहिए। सुरक्षा, सम्मान बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों चीज़ जहाँ मिलता है, महिलाएं वहाँ आत्मिक रूप से जुड़ पाती हैं। उनका एक कनेक्शन जो होता है वो दिल से होता है। तो हम चाहेंगे कि जितना भी अभी जनसुराज से महिला क्लब खुल रहा है, और जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, या समुदाय के लिए, उन सारे लोगों को जनसुराज से जोड़ पाए। क्योंकि जनसुराज ही जब इतना बड़ा मुहिम लेके चल रहा है बिहार के बदलाव में, तो जो सामाजिक संस्थाएं पहले से सामाजिक काम कर रही हैं, तो उनके साथ अगर जनसुराज के साथ अगर वो जुड़ जाएंगे, तो एक बेहतर बिहार की जो कल्पना हम कर रहे हैं वो और भी सराहनीय हो पाएगा।
मैं जब सोच रहा था कि बिहार में ऐसी महिलाएं कि मैं पॉडकास्ट करूं, ऐसी महिलाओं को मैं शामिल लाऊं, ताकि उनको देखकर जो बिहार की महिलाएं जो अब तक घर में रही हैं, वो बाहर निकलने से पहले कई बार सोच रही है अगर मैं बाहर निकलती हूँ किससे मिलूँ, कैसे अपना एक रास्ता बनाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले आपके बारे में पता चला, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए कि बिहार में जो सोचते हैं कि बिहार में अब भी महिलाएं बहुत पीछे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अभी भी महिलाएं बहुत एक्टिव है। कुछ महिलाएं ऐसे कि बहुत ज्यादा एक्टिव, जैसे आप जैसे महिलाएं। तो ये जो सीरीज मैं चलाने की कोशिश करता जो बिहार की महिलाएं, उसमें मुझे लगता है कि आप बहुत फिट बैठती हैं, बहुत ज्यादा फिट बैठती हैं। और मुझे मैं चाहता हूँ कि आप अंत में एक महिलाओं के लिए एक संदेश दें, ताकि वो महिलाएं जो अब तक घर में हैं, वो निकलना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं है, तो लेकिन उनके लिए कैसे क्या किया जाए। देखिए, महिलाओं के लिए एक संदेश ये है कि वो अपने स्वयं को पहचानें, उनकी जो ताकत है। ईश्वर ने अपने बाद महिलाओं को दर्जा दिया है। सृष्टिकर्ता ईश्वर को कहा जाता है, और धरती पर सृष्टिकर्ता एक महिला होती है जो बच्चे को जन्म देती है। तो ये महिलाओं को हम हमेशा एहसास दिलाते हैं। जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो हम उनको बताते हैं कि आप में अपनी तरह एक इंसान को जन्म देने की क्षमता ईश्वर ने दिया है, तो अपने को कम मत समझिए। और केवल आपको जानकारी का अभाव है, आप जानकारी लीजिए, जिससे भी ले सकते हैं, और आप अपना मार्गदर्शन खुद भी कर पाएंगी और लोगों से भी ले पाएंगी। लेकिन अपने को पहचानना है। महिलाएं खुद ही अपने को महत्व तो नहीं दे पाती हैं। वो समझती हैं कि हम पुरुषों के नीचे हैं, हम पुरुषों से कमतर हैं। ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है शुरू से कि हमेशा महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त। बिल्कुल। लेकिन एक दोनों इंसान हैं, दोनों के सब चीज बराबर है। लोग कहते हैं कि पुरुष जो है वो ज्यादा मजबूत होता है, मसल्स पावर ज्यादा होता है, तो महिलाओं को भी तो जन्म देने की क्षमता है। बिल्कुल। वो तो पुरुषों को नहीं है। बिल्कुल। तो ये उनको एक अपने शक्ति की पहचान करने के लिए हमेशा एक समाज में ये भी कहा जाता है कि महिलाएं ही महिलाओं को दुश्मन होती हैं। ये कैसा है, मतलब किस भाव से बोला जाता है? आपको देखिए, जब भी कोई लड़की की शादी होती है तो हमेशा आप देखिएगा कि लड़की जब तक छोटी रहती है तो भाई, माँ, पिता सब के अंडर में होती है। थोड़ी जब बड़ी हुई तो शादी हुई तो फिर पति के अंडर में, मतलब भाई, पिता, पति किसी न किसी के अंडर में रहती है। उस टाइप से उसका डेवलपमेंट होता है। और जब शादी होती है तो जब वो दूसरे के घर जाती है, उस समय उसको यही सुनने को मिलता है कि उसकी जो भी सामान मांगा गया है वो उसकी सास की तरफ से, ठीक है। तो उसके दिमाग में बैठा रहता है कि जिस घर में हम जा रहे हैं वहाँ की सास ही सब कुछ हमसे मांगी है, और वहाँ वो अगर तरजीह नहीं देती है तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन ये सोच के देखिए कि यदि किसी लड़के की शादी जब हो रही है, बस उसी समय महिला को निर्णय में भागीदारी मिलती है। आपको देखे होंगे कितनी शादियां ठीक होती है तो पुरुष अंदर जाके पूछते हैं और आते हैं, कहते हैं लड़के की माँ का कहना है कि बाइक चाहिए, लड़के की माँ का कहना है इतना जेवर चाहिए, लड़के की माँ को कहना है कि इतना पैसा चाहिए। पहले दहेज के तौर में, गिफ्ट के तौर में मांगते हैं। हाँ, तो अब सब चीज जबकि बाइक पर लड़के की माँ नहीं चढ़ेगी, जेवर लड़के की माँ नहीं पहनेगी, पैसा लड़के की माँ नहीं खर्च करेगी, तो फिर आप क्यों बता रहे हैं कि तो आप देखिए एक मैसेज क्या चला गया कि जो भी मांग रहा है कौन है? माँ मांग रही है। माँ मांग रही है। लड़की जब आती है तब माँ अगर कुछ कह दी तो जानती नहीं है कि उसके बारे में क्या वो सोच के आ रही है। तो माँ सब चीज में निकालती है कि सामान ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो लड़की को बुरा लगता है कि देखिए यही सब चीज मांग कर रही हैं आप। ससुर और पति तो कुछ बोलता नहीं है घर में। तो ये भी एक राजनीति है। बिल्कुल। समझिए कि दो महिला जो आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकती थी, वो बूढ़ी सास का सेवा कर सकती थी, और इसके जब बच्चे होते तो वो लालन पालन कर सकती थी, कि दोनों के बीच में एक द्वंद्व पैदा हो गया। तो ये भी एक राजनीति है, पहले से चली आ रही है कि महिलाएं आपस में संगठित ना हो। तो कई घर मैंने बसाए हैं बहू को ये कह के कि 6 महीना आप बर्दाश्त करिए कि आपको सास कहेगी नहीं खाना खराब है, कपड़ा अच्छा नहीं धो रही हो, घर का काम अच्छा, कहे जी माँ जी फिर कर लेते हैं, जी माँ जी फिर कर लेते हैं। और उधर सास को बताए कि यदि आपको तबीयत खराब होती है तो आपका सेवा कौन करेगा, आपका पति या आपका बेटा? तो बोली नहीं, वो लोग कैसे करेगा? तो हम बोले बहू जब आपसे
खुश नहीं रहेगी तो करेगी सेवा? तो कभी कभी उसको आप शाबाशी दीजिए काम का, तब ना बिल्कुल। आपके लिए। तो ऐसे करके हम लोगों ने कई घर बसाए हैं और आज वो सास बहू का बहुत अच्छा रिश्ता हो गया है। एक छोटा सा चीज है कि जो उसको समझाने का है, ठीक है ना। उस लड़की को भी कहते हैं कि देखो जो जेवर तो तुम ही पहनी हो, तुम्हारे पास है, बाइक तुम्हारा पति चल रहा है, पैसा तुम्हारे ससुर जी और पति खर्च कर रहे हैं, तो ये सास कब तुम्हारी ये हो गई? बिल्कुल। और तुम्हारा सहयोग कौन करेगा तुम्हारे बच्चे के लालन पालन में? ये तुम्हारी माँ करेगी। तो चूंकि झगड़ा अब दो औरत रह जाती है घर में, तो झगड़ा तो उन्हीं के बीच होगा ना, पुरुष वर्ग तो निकल जाते हैं। तो आराम से ये कहना आसान होता है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, लेकिन सही मायने में कहिएगा अगर कि कोई भी पुरुष, महान पुरुष के पीछे आप सुने होंगे महिला का हाथ होता है, और कोई भी क्राइम के पीछे किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। बिल्कुल। तो नजदीक से समस्याओं को देखने का है। ये तो फबती लोग कसते आ रहे हैं और हंस देते हैं कि अरे महिला तो महिला की दुश्मन है। सास बहू का झगड़ा होता है कि ससुर दामाद का सुने हैं कभी झगड़ा? तो ये सच्चाई नहीं है इसमें कि जो महिला समझ लेती है समस्या कहाँ है, तो उनके अंदर आपस में प्रेम और दोस्ती हो जाता है। ये जो पॉडकास्ट है, आप क्योंकि बिहार की कई महिलाएं हैं जो अब तक घर से नहीं निकली हैं, बाहर निकलना तो चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश फैमिली के प्रेशर या घर के प्रेशर या घर के रीति रिवाजों के कारण वो अब तक घर से नहीं बाहर निकल पाई है। सांत्वना जी को मुझे लगता है कि आप लोग के सामने लाने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो घर की महिलाएं अब तक चार दीवारी के अंदर हैं, वो शायद ये इनकी बातों को, इनकी आवाज़ों को सुनकर, इनकी कहानियों को सुनकर शायद आपको साहस मिले और वो अपने अंदर जो करना चाहते हैं समाज के लिए या खुद के लिए, वो शायद अब अपने घर से बाहर, चार दीवारी से बाहर निकलकर आप कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।